हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑन टिप्स। तो आज हम करेंगे अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट, दैट इज़ चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 12 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 1 दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और चैप्टर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन पूरा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं और आपको उन चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप मेरे वो वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल क्लियरिटी आ जाएगी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो देख लेते हैं हमारे इसमें क्या क्या हमें टॉपिक कवर करने हैं। तो देखो, हमें इसमें टोटल 5 टॉपिक्स कवर करने हैं। पहला है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज। सेकेंड हमारा जो टॉपिक है वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। थर्ड टॉपिक है हमारा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग डिजीज एंड देन योर इनफर्टिलिटी। ठीक है, तो टोटल हमें कितने टॉपिक्स कवर करने हैं? 5 टॉपिक्स कवर करने हैं इस चैप्टर में। ठीक है, और हम पूरा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन जाएंगे जैसे हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किया है। ठीक है, और आई गारंटी यू कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा इसके बाद। आपको इसके बाद बस इतना करना है, अगर आप क्लास 12th में हैं तो मेरी ये वाली सीरीज़ देखिए। इसके बाद अगर आपको चाहिए कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है ना, एमसीक्यूज़ वाले टॉपिक वाइज, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं डेफिनेटली, जैसे मैंने चैप्टर नंबर 1 के लिए और 2 के लिए लेकर आई हूँ वीडियो टॉपिक वाइज, तो मैं इसके लिए भी लेके आऊँगी। आप पहले एनसीईआरटी को अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए, उसके बाद जो मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन करा रही हूँ आप उनके थ्रू रिवीजन कीजिए। अगर आपके वो सारे सही हो रहे हैं तो मीन्स आपको चैप्टर जो है वो क्लियर हो गया। अगर गलत हो रहे हैं, जिस भी टॉपिक से गलत हो रहा है, तो वो टॉपिक आपको दोबारा रिवाइज करना है। और सेकंड, आप क्या करेंगे, अगर आप क्लास 12 बोर्ड्स देने जा रहे हैं तो आप पीवाईक्यूज़ देख लीजिए। ठीक है, तो किस टाइप के पीवाईक्यूज़ आपको प्रीवियस ईयर में गिवन है, तो उस टाइप का आप देख लीजिए कि आपसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। बस आप इतना कीजिए। ठीक है, और रिवाइज तो मैं बोलूँगी एनसीईआरटी के थ्रू ही करो। किसी के नोट्स काम नहीं आते। पेपर जो होता है सीबीएसई का हो चाहे नीट का हो, वो आपका एनसीईआरटी से ही आएगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी के थ्रू रिवीजन करो, या फिर जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन लेके आती हूँ, है ना, हर एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद उनके थ्रू आप रिवीजन कीजिए। टॉपिक वाइज क्वेश्चन मैं लेके आती हूँ उसमें। ठीक है, तो आपको, मेरे को लगता है कि अगर आप ऐसा कर लेंगे ना, तो आपके चाहे नीट हो चाहे आपका क्लास 12 का बोर्ड हो, आपके बहुत अच्छा आप स्कोर करेंगे, बहुत अच्छा। ठीक है, तो चलिए, इतना लंबा लेक्चर हमने दे दिया, अब हम चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है हम उससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर देखिए, अगर आपको कोई भी डाउट आता है ना, तो आप डायरेक्ट कमेंट्स में उसको डाल दीजिए। ठीक है, मैं पक्का रिप्लाई करूँगी उसका, पक्का से पक्का। ठीक है, तो फटाक से आपका जो भी डाउट है राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली आई विल बी आंसरिंग यू। ठीक है, चलिए तो अब स्टार्ट कर लेते हैं। यू हैव लर्नड अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हमने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखा। ठीक है, और हमने क्या देखा कि जो मेल होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है, आपका टेस्टिस प्रेजेंट होता है, और जो फीमेल होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होती है, आपकी ओवरी प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में भी देख लिया था। अब देखो क्या लिखा है आगे, एंड इट्स फंक्शन इन चैप्टर नंबर 2। और इसके जो फंक्शन थे हमने वो भी चैप्टर नंबर 2 में देख लिए थे। ठीक है, तो हमने देखा कि जो मेल होते हैं उनमें क्या होता है, आपका टेस्टिस होता है, जहाँ पर आपका जो मेल गैमीट दैट इज द स्पर्म फॉर्मेशन होता है, और फीमेल में जो हमारा मेल गैमीट फॉर्म होता है वो होता है आपका क्या, ओवम। कहाँ फॉर्म होता है, वो आपका ओवरी में फॉर्म होता है, और उनका फंक्शन क्या होता है हमने वो भी देख लिया था। लेट्स डिस्कस अ क्लोजली रिलेटेड टॉपिक दैट इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, अब हम क्या डिस्कस करेंगे, आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म, कैन यू टेल मी? सोचिए एक बार, क्या आपको समझ में आ रहा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ? ठीक है, तो मतलब हमारी कुछ रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हेल्थ के बारे में ऐसा कुछ बात चल रही है। तो आगे देखते हैं क्या लिखा है, द टर्म सिंपली रेफर्स टू हेल्थी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विथ नॉर्मल फंक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपका सिंपली आपका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना वो आपके हेल्थी होने चाहिए, और उनकी जो फंक्शनिंग है वो क्या चल रही है, नॉर्मल चल रही है। तो हम बोलेंगे ये जो इंसान है ये आपका रिप्रोडक्टिवली हेल्थी है। ठीक है, however it has a broader perspective and includes the emotional and social aspect of reproduction also। लेकिन ये इसमें हमारे क्या, आपके जो इमोशनल और सोशल एस्पेक्ट्स भी इंक्लूड होते हैं किसमें, हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। ठीक है, according to World Health Organization WHO, reproductive health means a total well-being in all aspects of reproduction। WHO के अकॉर्डिंग, देखो वैसे हमें टर्म से लग रहा है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब क्या है, कि अगर कोई जो इंसान है उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो आपका प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे कि हमारा रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। लेकिन WHO ने जो हमारी डेफिनेशन दी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, वो क्या दी, वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की उन्होंने बोला कि आपका जो इंसान है वो आपका फिजिकली बाहर से फिट होना चाहिए, इमोशनली
बिहेवियरली और सोशली क्या होना चाहिए, इंसान एकदम फिट होना चाहिए, तभी हम क्या बोलेंगे उसको, रिप्रोडक्टिव हेल्दी इंसान बोलेंगे। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, मे भी आपकी डेफिनेशन आ सकती है कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और WHO ने उसके लिए क्या आपका मीन्स दिया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, तो आप इसको लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। Therefore, a society with people having physically and functionally normal reproductive organ and normal emotional and behavioral interaction among them is all sex related aspect might be called as reproductive health। ठीक है, लेकिन तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि आपकी एक ऐसी सोसाइटी, ठीक है, जहाँ पर जो पीपल हैं वो आपका फिजिकली है ना, उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं, उनका जो इमोशनल बिहेवियर है वो भी अच्छा है ना, इमोशनली भी अच्छे हैं, बिहेवियरली भी अच्छे हैं, उनके बिहेवियर इंट्रैक्शन अच्छे हैं, है ना, हम सोसाइटी में मिलजुल रहे हैं, है ना, तो इस एक्सपेक्ट में हम बोल देंगे कि क्या है, रिप्रोडक्टिवली हेल्थी है वो इंडिविजुअल। ठीक है, व्हाट इज़ इट सिग्निफिकेंट टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो बताइए क्यों इंपॉर्टेंट है कि आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन करके रखनी है, एंड व्हाट आर द मेथड टेकन अप टू अचीव इट, लेट अस एग्जामाइन इट। तो इस चैप्टर में हम पूरा पढ़ेंगे कि क्यों रिप्रोडक्टिवली हेल्दी रहना चाहिए एक इंसान को, और क्या क्या मेथड हैं कि हम आपका एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बना सकते हैं। ठीक है, तो वो सारे स्टेप्स हम देखेंगे कि कैसे आप बना सकते हो और क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ आई डोंट थिंक कि कोई किसी को भी डाउट होगा, इसमें आपको याद रखना है सबसे पहले वही लिखा है कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो आपने अपनी चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा, उसके फंक्शंस भी आपने पढ़े। ठीक है, हमारे लिए क्या बोल सकते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है हम उसको नॉर्मली क्या समझेंगे कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो है, मतलब कोई ह्यूमन या फिर कोई भी है ना, इंडिविजुअल, तो वो क्या है, अगर आपका रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो प्रॉपर काम कर रहे हैं, तो हम उसे बोलेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्दी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब रिप्रोडक्टिवली हेल्दी इंडिविजुअल मतलब क्या है कि अगर वो फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली और सोशली आपका बिल्कुल हेल्दी है, तभी जाके आप बोलेंगे कि ये इंडिविजुअल जो है वो क्या आपका रिप्रोडक्टिव हेल्दी इंडिविजुअल है। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में बस आपको इतना याद रखना है। आई होप कि इतना तो सबको क्लियर है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक 3.1 से। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। इंडिया वॉज अमंग द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान एंड प्रोग्राम एट द नेशनल लेवल टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज सोशल गोल। ठीक है, तो इंडिया हमारी फर्स्ट कंट्री थी वर्ल्ड की जिसने आपका इनिशिएट किया था हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम को। ठीक है, दिस प्रोग्राम कॉल्ड फैमिली प्लानिंग, और इस प्रोग्राम को नाम दिया आपका फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। इट वॉज इनिशिएटेड इन ईयर 1951 एंड वर periodically assisted over the past decade। ठीक है, improved program covering wider reproductive related areas are currently in operation under the popular name reproductive and child health care program। ठीक है, अब इसको हम जो कॉमनली हमारा जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन 1951 इंडिया ने स्टार्ट किया था, अब उसका जो नाम है पॉपुलरली हम उसको जानते हैं किस नाम से, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम से। ठीक है, creating awareness among the people about various reproductive related aspects and providing facilities and support for building up reproductive healthy society are the major task under this program। ठीक है, तो इस प्रोग्राम के अंदर जो हमारे मेजर टास्क थे वो क्या क्या थे। पहला, लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करना। ठीक है, अबाउट किसके, अबाउट रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट्स के रिलेटेड उनके बीच में हमें क्या करनी थी, आपका अवेयरनेस क्रिएट करनी थी। ठीक है, और हमें क्या करना था कि आपको एक बिल्डिंग अप द रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी, और हमें क्या करनी है, एक प्रॉपर रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी डेवलप करनी है। ये हमारे क्या थे, मेजर टास्क थे। विद द हेल्प ऑफ audio visuals and print media, governmental and non-governmental agencies have taken various steps to create awareness among the people about the रिप्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेक्ट्स। ठीक है, तो ऑडियो की मदद से, ऑडियो मीन्स रेडियो वगैरह, विजुअल्स मीन्स टेलीविजन्स, और प्रिंट मीडिया मीन्स हमारे न्यूज़पेपर की मदद से हमारे कुछ गवर्नमेंटल और कुछ हमारे नॉन गवर्नमेंटल मीन्स NGOs है ना, इनकी मदद लेके हमने क्या फैलाई, अवेयरनेस फैलाई अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेक्ट्स। पेरेंट्स, other close relatives, teachers and friends also have major role in dissemination of above information। तो इस हमारी जो प्रॉपर हमारे रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एक्सपेक्ट्स के बारे में जो अवेयरनेस है, इसको हमारा जो फैलाने का काम हमारे कौन कौन कर सकते हैं, हमारे पेरेंट्स है ना, प्रॉपर हमें अवेयर कर सकते हैं अबाउट रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एक्सपेक्ट्स। हमारे कोई क्लोज रिलेटिव है वो हमें बता सकते हैं, हमारे टीचर्स बता सकते हैं, अगर आपको कोई फ्रेंड है जिसको मतलब प्रॉपर अवेयरनेस है तो वो आपको बता सकता है। ठीक है, ये सब हमारा क्या करते हैं, मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन द स्कूल
should also be encouraged to provide right information to the young one, so to discourage child from believing in myth and having misconception about sex related aspects. ठीक है, तो अगर क्या करेंगे हम प्रॉपर सेक्स एजुकेशन दी जाएगी स्कूल में, तो जो हमारा चाइल्ड होगा वो क्या कर पाएगा, आपका डिस्करेज कर पाएगा किनको, हमारे मिथ वगैरह जो है ना, जो खाली मिथ फैला देते हैं, मिसकॉन्सेप्शन जो होते हैं बच्चों में, उनको हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं बच्चों से। ठीक है, डिस्करेज करवा सकते हैं बच्चों से, अगर हम उनको क्या देंगे, प्रॉपर नॉलेज देंगे तो। ठीक है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एडोलसेंस एंड रिलेटेड चेंज, safe and hygienic sexual practices, sexually transmitting disease, AIDS, etc. would help people, especially those in the adolescence age group, lead to the reproductively healthy life. ठीक है, तो हम जो हमारे अभी बच्चे एडोलसेंस की एज में हैं, है ना, हम उनको बता सकते हैं अबाउट सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, हम उनको सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग डिजीज़ के बारे में बता सकते हैं, हम उन्हें एड्स के बारे में सब कुछ इन बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं जो बच्चे अभी क्या हैं, एडोलसेंस की एज में हैं। ठीक है, एजुकेटिंग पीपल्स especially fertile couple and those which are in the marriageable age group about available birth control options, care of pregnant mother, postnatal care of mother and child, importance of breastfeeding, equal opportunities for male and the female child, etc. would address the importance of bringing up the socially conscious healthy family of desired size. ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, आपके बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस का यूज़ करना चाहिए, बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस के बारे में हम बता सकते हैं, है ना, और बता सकते हैं किसके बारे में, कि हमें क्या करनी है, केयर करनी है, जो हमारी प्रेग्नेंट मदर है उसकी केयर करनी है ना, और पोस्ट नेटल केयर करनी है मदर की और हमारा जो चाइल्ड है उसकी। ठीक है, और हमें क्या बताना है कि हम ये सब कुछ अगर हम बताएंगे बच्चों को, और इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग हो गया, एंड मेल और फीमेल को हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है, अगर हम ये सब कुछ अवेयरनेस दे पा रहे हैं तो हम क्या बना पाएंगे, एक रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी हम बना पाएंगे। ठीक है, अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू कंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, सोशल इविल्स लाइक सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम एक्सेट्रा नीड टू बी created to enable people to think and take up necessary steps to prevent them and thereby build up socially responsible and healthy society. तो अगर हम इन सब चीज़ों के बारे में अगर लोगों को प्रॉपरली एजुकेट कर पाएंगे तो हमारे जो सेक्सुअल क्राइम्स होते हैं हम उनको भी रोक पाएंगे और एक सोशल और हेल्दी सोसाइटी हम बना पाएंगे। ठीक है, सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ requires strong infrastructure facilities, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ एंड मैटरनल सपोर्ट। तो हमें अगर एक प्रॉपर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन करवाना है ना, तो हमें क्या चाहिए, एक प्रॉपर पहले इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, है ना, हमें प्रॉपर एक प्लानिंग करनी है कि कैसे क्या हमें करना है, हमें प्रोफेशनल स्पेशलिस्ट डॉक्टर चाहिए, एक्सपर्टीज़ चाहिए, है ना, तो प्रॉपर हमें प्रोफेशनल डॉक्टर नर्सेज वगैरह चाहिए, और हमें क्या चाहिए, आपका मटेरियल सपोर्ट चाहिए, कुछ मटीरियल्स हमें रिक्वायर्ड होता है, दैट इज द मटीरियल सपोर्ट हमें रिक्वायर्ड है। दीज आर एसेंशियल टू प्रोवाइड medical assistance and care to the people in the reproductive related aspects like pregnancy, delivery, STDs, abortion, contraception, menstrual problems, infertility, etc. ठीक है, तो ये क्या है, हमें मेडिकल असिस्टेंस, है ना, असिस्टेंस क्या होता है कि जो हमें हेल्प करे किसी चीज़ में, है ना, उसको हम बोलते हैं असिस्टेंस। तो ये क्या है, हमारे मेडिकल असिस्टेंस के जैसे एक्ट करेंगे अगर किसी को भी कुछ रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, तो ये जो हमारा अगर प्रॉपर हमारे पास कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है ना किसी चीज़ का, तो हम क्या कर पाएंगे, उस इंसान की मदद कर पाएंगे। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेटर टेक्निक्स एंड न्यू स्ट्रेटजीज फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड मोर एफिशिएंट केयर एंड असिस्टेंट टू द पीपल। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारी टेक्निक्स अगर हमारे पास अच्छी टेक्निक्स है ना, तो हम ज़्यादा मदद कर पाएंगे लोगों की। ठीक है, स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन टू लीगली चेक इंक्रीज मिनार्क ऑफ female feticide, massive child immunization program, etc. are some program that merit mention in this connection. ठीक है, तो जो आपका क्या कर दिया, बैन कर दिया, किसको, एमनियोसेंटेसिस को। क्यों कर दिया, क्योंकि फीमेल फिटिसाइड बढ़ गया था। ठीक है, तो क्या हो रहा था कि जो एमनियोसेंटेसिस होती है ये एक प्रोसेस होती है जिससे हम क्या कर सकते हैं, कोई अननोन बेबी है उसका हम सेक्स पता कर सकते हैं कि वो बेबी जो है वो बॉय है कि गर्ल है। ठीक है, अगर लोगों को पता चलता था कि ये क्या है, जो फीमेल है वो मतलब ये जो बेबी है वो फीमेल है, तो लोग क्या करते थे, उसका अबॉर्शन करवा दिया जाता था, तो जिससे हमारे फीमेल फिटिसाइड के केस जो थे वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लग गए थे, इसीलिए एमनियोसेंटेसिस का बैन कर दिया गया इंडिया में। ठीक है, अब एमनियोसेंटेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें होता क्या है ये देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। In amniocentesis, some of the amniotic fluid of the developing fetus is taken to analyze the fetal cell and dissolve substances. This procedure is used to test for the presence of certain genetic disorders such as Down syndrome,
हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया एक्सेट्रा डिटरमाइन द सर्वाइबिलिटी ऑफ द फीटस। तो देखो वैसे ये एमनियोसेंटेसिस बिल्कुल भी बुरा नहीं था। एमनियोसेंटेसिस एक प्रोसेस होती है, ठीक है, जिसमें से हम एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं फ्रॉम द फीटस, ठीक है, जो हमारा डेवलपिंग फीटस है उसमें से हम थोड़ा सा फ्लूइड निकालते हैं, है ना। तो उससे हमें पता चल जाता है हम ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हम जो हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर हैं जैसे कि डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, इन सबको हम डायग्नोस कर सकते हैं इन द एम्ब्रियोनिक स्टेजेस इटसेल्फ, ठीक है। लेकिन लोगों ने तो इसका मिसयूज़ करा, है ना, उन्होंने तो सेक्स डिटर्मिनेशन में इसका काम कर लिया, इसीलिए इसका क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया, ठीक है, ओके। और एमनियोसेंटेसिस इज द प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, सम अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज टेकन आउट फ्रॉम द डेवलपिंग फीटस, ठीक है, और इज टेकन टू एनालाइज द फीटल सेल एंड डिजॉल्व सब्सटेंसेस। तो हम क्यों लेते हैं कि ताकि हम जो फीटल सेल हैं उनको आप एग्जामाइन कर पाएँ कि उनमें क्या चल रहा है ना, उनमें कोई आपकी जेनेटिक कोई डिसऑर्डर तो नहीं हो रहा है। इन सब चीज़ों के लिए हम एमनियोसेंटेसिस का यूज़ करते थे, लेकिन लोगों ने इसका सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, इसलिए इसको बैन कर दिया गया, ठीक है। Research on various reproduction related areas are encouraged and supported by governmental and non-governmental agencies to find out new methods or to improve upon the existing one. Do you know that the Saheli, a new oral contraceptive for the female, was developed by the scientists of Central Drug Research Institute CDRI in Lucknow, India, ठीक है। तो क्या कह रहा है, देखो हमने क्या करी है, बहुत सारे रिसर्चेस कर रखी हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एरियाज़ में हमने बहुत सारी रिसर्चेस कर रही हैं। हमारे जो गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल जो हमारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, एजेंसीज होती हैं, वो दोनों ही करती हैं। लेकिन आपको क्या पता है कि हमारे अबाउट सहेली, है ना, अगर आपको सहेली के बारे में पता है कि ये क्या है, एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होती है जो कि आपका एक फीमेल वीमेन लेती है, ठीक है। और इससे क्या होता है, आप प्रिवेंट कर सकते हैं किसको, ये एक बर्थ कंट्रोल ऑप्शन होता है, ठीक है। टेकिंग सहेली इज़ अ पिल, ठीक है, जो 7 डेज़ में एक बार ली जाती है ना, जो फीमेल लेती है, और इट इज़ अ बर्थ कंट्रोल ऑप्शन, ठीक है। तो ये हमारा जो था वो किसने डेवलप किया था, इट वॉज डेवलप बाय द साइंटिस्ट एट द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ में ये हमारा बना था सहेली, और इसको बनाया गया था आपका CDRI, दैट इज द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। Better awareness about sex-related matter, increase number of medically assisted deliveries, and better postnatal care leading to the decrease in the maternal and infant mortality rate, ठीक है। जैसे जैसे हमारी मेडिसिनल फैसिलिटीज़ बढ़ते गई, इससे आपका जो हमारा मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है ना, मरने का डर, मरने मतलब जो हमारा मरने का दर कहा जाता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी मतलब होता है मरना किसी का, ठीक है। तो जो हमारा इन्फेंट बच्चे का और मैटरनल मतलब मदर का, दोनों का ही मोर्टेलिटी रेट क्या हो गया, कम हो गया है। Increase number of the couple with the small families, better detection and the cure of the STDs, and overall increase in the medicinal facilities for all sex related problems etc. all indicate improved reproductive health of the society। तो हमारे इंडिया में ऐसा हो ही रहा है ना। तो बहुत अच्छी अच्छी हमारी फैसिलिटीज़ आ गई हैं, जिससे हमारा जो इन्फेंट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत कम हो गया है ना। और हमने आपका कपल्स विद द स्मॉल फैमिली को क्या करना है, इंक्रीज होते जा रहे हैं ना, उनको इंकरेज भी करना है ताकि आपका कंट्रोल रहे, कौन, पॉपुलेशन, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, डिटेक्शन कर पा रहे हैं STDs का, है ना, और STDs का हम अर्ली स्टेजेस में डिटेक्शन कर रहे हैं और फिर उसको क्योर भी कर दे रहे हैं। तो ये क्या है, हमारे इंडिकेशन है कि हमारी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो क्या हो रही है, अच्छी होती जा रही है, ठीक है। इंक्रीज़ हो रहा है हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी में, जो हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थी पीपल हैं एक सोसाइटी में, वो क्या होते जा रहे हैं कि बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, ठीक है। अब हमें स्टार्ट करना है अपना टॉपिक 3.2, दैट इज़ पॉपुलेशन स्टेबिलिटी एंड बर्थ कंट्रोल, ठीक है। तो फिर इसको हम कर लेते हैं स्टार्ट। Population stability and birth control. In last century, an all-round development in various fields signifies improved the quality of life of the people. However, increased health facilities along with better living condition had an explosive impact on the growth of the population, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि हमारा कुछ जो पास्ट सेंचुरीज़ हैं उनमें आपका बहुत ऑलराउंड डेवलपमेंट हुआ है सभी फील्ड्स में, ठीक है। और आपका जो मेडिकल फील्ड है उसमें भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। कुछ हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं वो हमारी बहुत अच्छी हो गई है ना। जैसे पहले होता था, है ना, 90s में की बात कर लेते हैं अगर हम, तो कोई अगर विलेज है तो वहाँ पर एम्बुलेंस वगैरह नहीं आ पाती थी, लेकिन अब तो हर जगह एम्बुलेंस आ पाती है। तो क्या हुआ है, आपका हेल्थ फैसिलिटीज़ में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो ये दो आपकी क्या है, एक तो लोग क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, अपना जो लिविंग का स्टैंडर्ड है उसे क्या करते जा रहे हैं, अपग्रेड करते जा रहे हैं, ठीक है, पहला। और दूसरा, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हो गई हैं, तो इससे क्या हो गया, आपका जो डेथ रेट है पीपल का वो क्या होते जा रहा है, डिक्रीज़ होते जा रहा है ना। और हमारा जो
पॉपुलेशन है वो इंक्रीज करते जा रहा है। ये दो रीज़न है हमारे मोस्ट, ठीक है। आगे क्या लिखा है देखो, द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वॉज अराउंड 2 बिलियन दैट इज 2000 मिलियन इन 1900 रॉक्ड टू अबाउट 6 बिलियन बाय 2000 एंड 7.2 बिलियन इन 2011, ठीक है। तो जो हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो आपकी 1900 में सिर्फ 2 बिलियन थी, ठीक है। 2000 आते आते वो हो गई आपकी 6 बिलियन और 2011 आते आते वो कितने हो गई आपकी 7.2 बिलियन हो गई, ठीक है। A similar trend was observed in India too. Our population, which was approximately 350 million at the time of our independence, reached close to billion mark by 2000 and crossed 1.2 billion in May 2011. A rapid decline in the death rate, that is the maternal mortality rate, ठीक है। डेथ रेट को हम बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, किसी का भी डेथ है, ठीक है। अगर मदर की डेथ हो रही है तो हम उसे बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मदर की डेथ। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब जो हमारा बच्चा है उसकी अगर डेथ होती है तो हम उसे बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो देखो इंडिया का एक बार जल्दी से रिवाइज करो, ये डेटा आप ना अपनी एनसीईआरटी के बगल में लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किस ईयर में कितनी पॉपुलेशन करके हो गई थी, है ना। तो एनसीईआरटी में फटाफट से अपनी निकालो और साइड में ही लिख लो। इंडिया की देखो कितनी हो गई थी आपकी इंडिपेंडेंस के टाइम में, मतलब 1947 में हमारी जो पॉपुलेशन थी वो आपकी 350 मिलियन थी। 2000 आते आते वो 1 बिलियन हो गई और 2011 जब मई में हमारा सेंसेशन हुआ था तो उसमें हो गई थी हमारी 1.2 बिलियन, ठीक है। तो ये सब कुछ हमें देख लेना है। उसके बाद ये क्यों हो रहा है ये भी हमें रीज़न दे दिए हैं कि आपका रैपिड डिक्लाइन इन द डेथ रेट, जो डेथ रेट है वो बहुत डिक्रीज होते जा रहा है। दैट इज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो दोनों ही क्या होते जा रहा है, आपका कम होते जा रहा है, ठीक है। एज वेल एज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द पीपल इन द रिप्रोडक्टिव एज आर प्रोबेबली रीजन फॉर दिस, ठीक है। और आपकी जो रिप्रोडक्टिव एज वाले पीपल हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये भी एक रीज़न रहता है। दो आर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम through our reproductive child health care program, though we could bring down the population growth rate, ठीक है। तो due to this reproductive child health care program हमने थोड़ा population को क्या करा है, आपका कम करा है, ठीक है। It was only marginal, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में करा है, लेकिन करा तो है बट बहुत ही कम अमाउंट का हमने कंट्रोल कर पाए हैं पॉपुलेशन का। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस रिपोर्ट, 2011 की जब हमारा सेंसस हुआ था उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वॉज लेस देन 2%, that is 20 out of 1000 year, a rate at which our population could increase rapidly. Such an alarming growth rate could lead to an absolute scarcity of even the basic requirement, that is food, shelter and clothing, in spite of significant progress made in those areas. Therefore the government was forced to take up serious measurement to check this population growth rate, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर ये पॉपुलेशन आपका ऐसे ही इंक्रीज होते गई ना तो कुछ टाइम बाद हमें बेसिक नीड्स जो होती हैं उनके लिए भी क्या करना पड़ेगा, तरसना पड़ेगा, स्कार्सिटी हो जाएगी, ठीक है, कमी हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि फूड की कमी हो सकती है, शेल्टर की, है ना, किसी के पास घर रहने के लिए नहीं, किसी के पास खाना खाने के लिए नहीं, किसी के पास कपड़े पहनने के लिए नहीं होंगे, तो इतनी आपकी स्कार्सिटी हो सकती है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसको क्या लेना है, कुछ आपके इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स लेने हैं, ठीक है। तो हमें कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम क्या करना है, इनिशिएट करने हैं गवर्नमेंट को, ठीक है, ताकि क्या कर पाएँ हम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कंट्रोल कर पाएँ, ठीक है। The most important step to overcome this problem is to motivate small families by using various contraceptive method, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को कैसे आप कोप अप करेंगे, बाय मोटिवेटिंग पीपल अबाउट स्मॉल फैमिलीज, ठीक है। हम पीपल को बताएंगे कि स्मॉल फैमिली जो होती हैं वो अच्छी होती हैं, और बाय यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ठीक है। यू माइट हैव सीन एडवर्टीजमेंट in the media as well as poster, bills etc. showing a happy couple with 2 children with slogan हम दो हमारे दो, we two are two. Many couples, mostly the young urban working ones have even adopted and one child norm, ठीक है। तो हमने बहुत सारे ऐसे करके पोस्टर्स वगैरह, एडवर्टीजमेंट वगैरह देखे जिसमें लिखा होता है कि हम दो हमारे दो, है ना। तो ये क्या करते हैं कि टाइप मतलब लोगों को इनकरेज करते हैं कि सिर्फ आपकी जो फैमिली होनी चाहिए वो बहुत छोटी होनी चाहिए, ठीक है। स्मॉल फैमिलीज़ को प्रमोट करने के लिए इस टाइप के पोस्टर्स और एडवर्टीजमेंट लगाए जाते हैं, ठीक है। और तो कुछ हमारे अर्बन एरियाज़ में और जो वर्किंग वाले हमारे फीमेल और मैन होते हैं वो क्या करते हैं, आपका 1 चाइल्ड नॉर्म अडॉप्ट कर रखा है, ठीक है। स्टैट्यूटरी राइजिंग ऑफ द मैरिजेबल एज ऑफ द फीमेल, दैट इज 18 ईयर्स एंड दैट ऑफ मेल 21 ईयर्स, एंड इंसेंटिव गिवन टू द कपल विथ स्मॉल फैमिली are the two of the other measurement
टेकन टू टैकल दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, मैरिजेबल एज को जो है वो इंक्रीज़ कर दी गई, फीमेल्स के लिए 18 कर दी गई और मेल्स के लिए 21 कर दी गई। ये एक हमने क्या लिया, आपका स्टेप लिया ताकि हम क्या कर पाएँ, रोक पाएँ किसको, आपका पॉपुलेशन को। और दूसरा स्टेप इन्होंने क्या लिया कि आप कुछ आप फैसिलिटीज़ दे सकते हैं जो स्मॉल फैमिलीज़ हैं उनके, है ना, उनको आप क्या कर सकते हैं, छोटी फैमिलीज़ वाले जो हमारे फीमेल और मैन हैं, कपल्स हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, कुछ आपकी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे करके हम ये जो प्रॉब्लम है हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज का, उसको टैकल कर सकते हैं। ठीक है, लेट अस डिस्क्राइब सम ऑफ द कॉमनली यूज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड विच हेल्प टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। अब हम कुछ आपके कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पढ़ेंगे जिससे हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी को। ठीक है, अब हमारे यहाँ से एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो देखते हैं क्या लिखा है। एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, अब जो हमारा आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होगा उसकी प्रॉपर्टीज़ देखो क्या क्या होती हैं। पहला, इट शुड बी यूज़र फ्रेंडली, ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए एंड रिवर्सिबल होना चाहिए, विथ नो और लीस्ट साइड इफेक्ट होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे क्या हैं, आपके आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के हमारे फीचर्स होने चाहिए। ठीक है, पहला क्या होना चाहिए कि आपका यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए और उसका कोई भी आपका साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। It also should in no way interference with the sexual drive, desire और sexual act of the user। ठीक है, उसमें कोई इंटरफेरेंस क्रिएट नहीं करना चाहिए। ठीक है, with the sexual drive, desires और आपका sexual act of the user से। A wide range of contraceptive methods are presently available which could be broadly grouped into following categories, namely national or traditional. Next one is your barrier method. First one is on national or traditional, second is the barrier, then IUDs, then oral contraceptive, injectables, implants and surgical methods। ठीक है, तो हमारे क्या हैं, जो आपके कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं वो आपके कुछ कैटेगरीज में डिवाइडेड है। वो कैटेगरीज क्या क्या हैं, पहला क्या है, नेशनल और ट्रेडिशनल, बैरियर मेथड, IUDs, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मेथड। तो सबसे पहले हम नेशनल या फिर आप जिसको नेचुरल और ट्रेडिशनल वाले मेथड को पढ़ेंगे, देन हम बैरियर मेथड को पढ़ेंगे एंड देन हम आईओडीज़ को पढ़ेंगे, फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, फिर इंजेक्टेबल्स, फिर इम्प्लांट्स और फिर हम पढ़ेंगे आपका सर्जिकल मेथड्स को। ठीक है, एक एक करके चलिए स्टार्ट करते हैं। नेचुरल मेथड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो हमारा नेचुरल मेथड है या फिर जिसको हम ट्रेडिशनल मेथड भी बोलते हैं, उसका आपका प्रिंसिपल क्या है कि वो क्या कर देता है, अवॉइड करता है किसके, ओवम और स्पर्म के मीटिंग के चांसेस को। ठीक है, अब इसके अंदर देखो क्या है, पीरियोडिक एब्सटिनेंस इज वन ऑफ सच मेथड इन विच द कपल अवॉइड और अब्सटेन फ्रॉम कॉइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन द ओव्यूलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमारा पीरियोडिक एब्सटिनेंस में जो आपका फीमेल पार्टनर और मेल पार्टनर होते हैं, ये आपका फ्रॉम डे 10 to 17 कॉइटस नहीं करते हैं, क्योंकि आपका 14 डे पे क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है और जो हमारा स्पर्म होता है वो आपका 2 to 3 दिन तक क्या रह सकता है, लाइव रह सकता है। ठीक है, एज द चांसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड, इट इज़ कॉल्ड एज फर्टाइल पीरियड। ठीक है, तो इस टाइम पे 10 to 17 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ये करते हैं आप कॉइटस नहीं करते हैं, ताकि क्योंकि इस पीरियड में हमारे जो चांसेस होते हैं फर्टिलाइजेशन के वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। Therefore, by abstaining from the coitus during this period, conception could be prevented। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, आपका कंसेप्शन मीन्स ऑफ रिसीविंग, है ना, तो प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं अगर इस पीरियड में क्या हो, आपका कॉइटस ना हो। लेकिन ये आपका ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो बहुत इसके फेलियर के चांसेस बहुत हाई होते हैं। ठीक है, विड्रॉवल एंड कॉइटस इंटरप्शन, सेकंड ये भी हमारा क्या आता है, नेचुरल मेथड में ही आता है, विड्रॉवल एंड कॉइटस इंटरप्शन। इसमें क्या होता है, देखो, is the another method in which the male partner withdraw his penis from the vagina just before the ejaculation so to avoid insemination। इसमें क्या होता है, जो मेल पार्टनर होता है वो क्या कर देता है, अपना पेनिस को जस्ट बिफोर इजैकुलेशन जो होता है हटा देता है, ताकि आपका इंसेमिनेशन ना हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नेचुरल मेथड है लैक्टेशनल एमिनोरिया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओव्यूलेशन एंड देयरफॉर द साइकिल डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड इंटेंस लैक्टेशन following parturition, therefore as long as mother breastfeeding the child fully chances of the conception are almost nil। ठीक है, तो लैक्टेशनल एमिनोरिया में क्या होता है, ये क्या होता है, आपका 6 मंथ का पीरियड होता है, जैसे कि
मदर की अभी अभी डिलीवरी हुई है तो 6 मंथ तक क्या होगा, उसका अगेन आपका कॉन्सेप्शन पॉसिबल नहीं होता है जब तक आपकी जो मदर है वो क्या कर रही है, चाइल्ड को आपका ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है। 6 मंथ तक का इसका पीरियड होता है और यहाँ पर जो हमारे चांसेस होते हैं फर्टिलाइजेशन के वो जस्ट निल होते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्शन जो होता है वो बहुत ही निल होता है, ठीक है। फ्यू चांसेस हैं, मतलब है ही नहीं वैसे तो, लेकिन हो मे भी ऐसा हो कि हो जाए किसी में, ठीक है। बट 99% ऐसा होता है कि आपका जो कंसीविंग है या फिर कंसेप्शन है वो नहीं होगा, ठीक है, प्रेगनेंसी नहीं होगी। However, this method has been reported to be effective only up to a maximum period of the 6 month following parturition, ठीक है। तो पार्चुरेशन के बाद 6 मंथ तक ही ये मेथड आपका मैक्सिमम पीरियड इसका इतना ही होता है, ठीक है, इफेक्टिव तब तक ही होता है, ठीक है। As no medicine or device are used in this method, side effects are almost nil. Chances of failure though in this method are high, ठीक है। तो कोई भी हम यहाँ पर आपका मेडिसिन या फिर डिवाइस का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे जो आपके फेलियर के चांसेस जो होते हैं वो तो बहुत हाई होते हैं, लेकिन साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं वो बहुत ही इसके क्या होते हैं, कम होते हैं, मतलब या तो होते ही नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे कुछ यूज़ ही नहीं कर रहे हैं मेडिसिन और डिवाइसेस वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन बैरियर मेथड ओवम एंड द स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ द बैरियर। सच मेथड आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड द फीमेल, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है बैरियर मेथड, और बैरियर मेथड में क्या करते हो आप, फिजिकल मीटिंग को रोकते हैं हम ओवम और स्पर्म की, ठीक है, ओके। तो हम क्या करते हैं बैरियर मेथड में, ओवम और स्पर्म की फिजिकल मीटिंग को प्रिवेंट करते हैं, और जो हमारे बैरियर होते हैं वो आपके दोनों के लिए प्रेजेंट होते हैं, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। देखो पहला क्या लिखा है, कॉन्डम्स आर बैरियर मेड अप ऑफ थिन रबर लेटेक्स शीट दैट आर यूज टू कवर द पेनिस इन द मेल एंड वजाइना एंड सर्विक्स इन द फीमेल। जो आपके कॉन्डम्स होते हैं, ठीक है, वो एक टाइप का आपका क्या होता है, बैरियर, जो कि आपके थिन रबर और लेटेक्स शीट के बने हुए होते हैं, जो कि आपका कवर करते हैं पेनिस को इन द मेल और वेजाइना या फिर आपका सर्विक्स को इन द फीमेल, ठीक है, जस्ट बिफोर द कॉइटस, सो दैट द इजैक्युलेटेड सीमेन वुड नॉट एंटर द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। दिस कैन प्रिवेंट कॉन्सेप्शन, इससे क्या कर सकते हो आप, कॉन्सेप्शन को प्रिवेंट कर सकते हो। अब यहाँ पर हमारे कुछ पॉपुलर ब्रांड्स के नाम दिए हैं, जैसे निरोध इज़ द पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम फॉर द मेल्स, मेल्स के लिए बहुत पॉपुलर होता है, निरोध है इसका नाम, ठीक है। यूज़ ऑफ द कॉन्डम हैव इंक्रीज इन द रिसेंट ईयर ड्यू टू द एडिशनल बेनिफिट ऑफ प्रोटेक्टिंग द यूजर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग STIs एंड एड्स, ठीक है। तो क्या हुआ है कि हमारे कुछ रिसेंट ईयर में जो कॉन्डम्स हैं इनका यूज़ जो है वो बहुत इंक्रीज़ हो गया है, क्योंकि क्या करते हैं, जो कॉन्डम्स होते हैं ये आपका बर्थ कंट्रोल ऑप्शन के जैसे तो वर्क करते ही करते हैं, बल्कि आपके ये हमारे आपका प्रोटेक्ट भी करते हैं फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग डिजीज़ एंड एड्स से भी आपको ये प्रोटेक्ट करते हैं, इसीलिए इसका जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया इन द रिसेंट ईयर्स, ठीक है। बोथ द मेल एंड द फीमेल कॉन्डम्स आर डिस्पोजेबल, कैन बी सेल्फ इंसर्टेड एंड देयर बाय गिव प्राइवेसी टू द यूज़र, ठीक है। तो दोनों ही हमारे जो मेल और फीमेल कॉन्डम होते हैं दोनों ही डिस्पोजेबल होते हैं और आपके सेल्फ इंसर्टेबल होते हैं, है ना, तो खुद से आप इसको इंसर्ट कर सकते हो, इसीलिए क्या देता है ये आपका प्राइवेसी देता है, किसको, यूज़र को, है ना। नेक्स्ट देखो, डायफ्राम, सर्विकल कैप्स एंड वॉल्व्स आर ऑल्सो बैरियर मेड अप ऑफ रबर दैट आर इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग द कॉइटस, ठीक है। तो फीमेल के लिए जो होता है वो क्या होता है आपका डायफ्राम, सर्विकल कैप्स एंड वॉल्व्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे आपके बैरियर होते हैं जो कि हमारे फीमेल इंसर्ट करती है अपने सर्विक्स में ड्यूरिंग द कॉइटस, ठीक है। दे प्रिवेंट कॉन्सेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ द स्पर्म थ्रू द सर्विक्स, ठीक है। यह करते हैं आपका ब्लॉक करते हैं एंट्री स्पर्म की थ्रू द सर्विक्स, ठीक है। दे आर रीयूजेबल, और ये कैसे होते हैं आपके, रीयूजेबल होते हैं। स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज एंड फॉर्म्स आर यूजुअली यूज्ड अलॉन्ग विद दिस बैरियर टू इंक्रीज द कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। तो इनके साथ जो स्पर्मिसाइडल क्रीम्स आती हैं, जेलीज वगैरह होती हैं, फॉर्म्स वगैरह भी यूज़ की जाती हैं ताकि इसकी जो कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी है उसको हम इंक्रीज़ कर पाएँ, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारा आता है IUDs। नेचुरल मेथड्स हमने पढ़ लिए, बैरियर हमने पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे हमारा दूसरा मेथड जो कि होता है आपका IUDs, ठीक है। अनदर इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड इज यूज्ड ऑफ इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, IUDs। These devices are inserted by doctor और expert nurses in the uterus through vagina, ठीक है। ये यूट्रस में आपका इंसर्ट की जाती है, किसके थ्रू, वेजाइना के थ्रू, बाय एक्सपर्ट डॉक्टर्स या फिर और एक्सपर्ट नर्सेस के थ्रू ये इंसर्ट किया जाता है आपका IUDs, ठीक है। These IUDs that is your intrauterine devices are presently available as the non medicated IUDs, ठीक है। तो ये आपकी
आईओडीज जो होती हैं उनकी भी आपकी अलग अलग क्लासेस आ जाएगी। देखो पहले नॉन आईओडी पढ़ोगे, है ना, फिर आप कॉपर रिलीजिंग आईओडी पढ़ोगे, फिर आप एक हार्मोन रिलीजिंग आईओडी पढ़ोगे। तो ये भी आपकी डिफरेंट टाइप की होती है। तो पहले देखो नॉन मेडिकेटेड आईओडी। नॉन मेडिकेटेड आईओडी का नाम है आपका लिपिल्स लूप, ठीक है। नॉन मेडिकेटेड आईओडी का नाम बताओ, लिपिल्स लूप है आपका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कॉपर रिलीजिंग आईओडी का नाम क्या क्या है आपका, कॉपर टी, कॉपर रिलीजिंग आईओडी का नाम है आपका कॉपर टी, ठीक है। वाइट नॉट वर्किंग। और अच्छा कॉपर टी Cu7 मल्टीलोड 375। तो लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि कॉपर होगा तो कॉपर आना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पर कॉपर ना नहीं आता है। तो क्या करते हो आप लोग, ये मल्टीलोड 375 को कॉपर रिलीजिंग आईओडी के बदले नॉन मेडिकेटेड आईओडी में रख देते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कॉपर रिलीजिंग के अंदर कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375 हमारी आती है, ठीक है। एंड हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज दैट इज और प्रोजेस्टेसर्ट LNG20, ये क्या है हमारी कॉपर रिलीजिंग आईओडीज है, सॉरी हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज है। सबसे पहले मैंने आपको बताई नॉन मेडिकेटेड आईओडी सिर्फ एक है जिसका नाम है लिपिल्स लूप। दूसरा सुनो, कॉपर रिलीजिंग आईओडी होती है जिसको आप बोलते हो CUT, Cu7 मल्टीलोड 375। तीसरा हमारी जो हार्मोन रिलीजिंग आईओडी होती है उसको बोलते हो आप प्रोजेस्टेसर्ट LNG20, ठीक है। नाम याद कर लो, इनके आते हैं, ठीक है, एग्जाम में आते हैं कि कौन सी आईओडी है करके, ठीक है। अब देखो इनका वर्क देखो, आईओडी इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस एंड कॉपर आयन रिलीज सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं हमारे आईओडीज जो होते हैं ना, वो आपका फैगोसाइटोसिस कर देते हैं स्पर्म का विद इन द यूट्रस, और जो कॉपर हमारा रिलीज हो रहा होता है वो क्या करता है आपका सप्रेस करता है स्पर्म की मोटिलिटी को, ठीक है, और हमारी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म को भी क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। आगे देखो, द हार्मोनल रिलीजिंग आईओडीज इन एडिशन make the uterus unsuitable for the implantation and cervix hostile for the sperm, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो आपकी हार्मोन रिलीजिंग आईओडी होती है वो क्या करती है, आपका यूट्रस को अनसुटेबल बना देती है फॉर द इम्प्लांटेशन और सर्विक को हॉस्टाइल बना देती है स्पर्म के लिए। तो सबसे पहले क्या हुआ कि जो आपकी फैगोसाइटोसिस है स्पर्म की वो कौन करता है यूट्रस में, नॉन मेडिकेटेड आईओडीज। और जो हमारी कॉपर रिलीजिंग आईओडीज होती है वो क्या करती है, हमारा कॉपर रिलीज करते जाती है ना, और स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देती है और उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म को भी क्या कर देती है, आपका कम कर देती है। थर्ड जो हमारी हार्मोन रिलीजिंग आईओडी होती है वो क्या कर देती है, आपका यूट्रस को अनसुटेबल बना देती है फॉर द इम्प्लांटेशन और सर्विक्स को हॉस्टाइल बना देती है फॉर द स्पर्म। तो आपको याद रखना है कि कौन सी आईओडी क्या करती है और कौन सी आईओडी का नाम क्या है, ठीक है। इतना मैं बोल रही हूँ, प्लीज़ इसको लर्न करना, ठीक है। अभी वीडियो पॉज करो और अभी याद करो, रट्टा मारो पहले, ठीक है। हमारे पास 3 टाइप की आईओडी है, नॉन मेडिकेटेड आईओडी, कॉपर रिलीजिंग आईओडी और आपका हार्मोन रिलीजिंग आईओडी। सबसे पहले नॉन मेडिकेटेड आईओडी के अंदर आती है आपके लिपिल्स लूप, कॉपर रिलीजिंग के अंदर आती है कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टीलोड 375, और हमारा जो हार्मोन रिलीजिंग आईओडी होता है उसके अंदर आता है आपका प्रोजेस्टेसर्ट LNG20, ये दोनों आती हैं। अब कौन क्या करता है, नॉन मेडिकेटेड आईओडी क्या करती है, आपका फैगोसाइटोसिस कर देती है स्पर्म का इन द यूट्रस। सेकंड जो हमारा कॉपर रिलीजिंग आईओडी होती है वो कॉपर रिलीज करती है और हमारे स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देती है और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी जो होती है स्पर्म की वो भी कम कर देती है। थर्ड हमारा जो हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज होता है वो क्या करता है, आपका यूट्रस को अनसुटेबल बनाता है फॉर इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स को हॉस्टाइल बना देता है फॉर द स्पर्म। इतना आपको याद करना है, ठीक है। आईओडीज आर द आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल हु वांट्स टू डिले प्रेगनेंसी और वांट टू गिव स्पेस बिटवीन द चाइल्ड। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव इन द इंडिया। तो आईओडी जो है, आईओडीज जो है हमारा इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है, ये क्या है आपका एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के जैसे एक्ट करता है। अगर कोई फीमेल क्या चाहती है कि स्पेस रखना चाहती है अपने, अगर अभी उसकी डिलीवरी हुई है तो आपको चाहती है कि 5 साल बाद उसका नेक्स्ट आपकी प्रेगनेंसी वाला स्टेज चले, तो इसके बीच में जो गैप रखने का बेस्ट मेथड है वो क्या है, आपका आईओडीज है, ठीक है। और मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड जो है वो हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव का इंडिया में वो हमारा आईओडीज ही है, ठीक है। तो ये भी याद रखना कि जो मोस्ट एक्सेप्टेड और वाइडली है यूज्ड मेथड वो क्या है, आपका कॉन्ट्रासेप्टिव का आईओडीज है, ठीक है। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेज ऑफ ईदर प्रोजेस्टोजन और प्रोजेस्टोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन इज अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज बाय द फीमेल्स, ठीक है। तो आपका जो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन क्या करते हैं, हम ओरली लेती हैं, फीमेल्स लेती हैं, ठीक है। आपके क्या लेती है, प्रोजेस्ट्रोजन लेती हैं या तो, या फिर प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन लेती हैं। ये भी क्या करता है, कॉन्ट्रासेप्टिव के जैसे एक्ट करता है फीमेल्स के लिए। दे आर यूज इन द फॉर्म ऑफ द टैबलेट्स एंड हैंस आर पॉपुलरली नोन एज पिल्स, ठीक है। तो टैबलेट टाइप की होती है और इनको हम बोलते हैं पिल्स। Pills have to be taken for a period of 21 days, starting preferably within the first 5 days of the menstruation cycle. After a gap of 7 days during the menstruation occur, it has to be repeated in the same pattern till the female desire to
प्रिवेंट कंसेप्शन, ठीक है। कंसेप्शन मीन्स प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है, आपकी जो टैबलेट ली जाती है फॉर द 21 डेज़ के लिए, जो फीमेल होती है वो ये टैबलेट को लेती है, ठीक है। और फिर उसके बाद 7 डेज़ जब आपका मेंस्ट्रुएशन चलता है, उसके 7 डेज़ के बाद फिर से ये हमारी 21 डेज़ के लिए कंटिन्यू होती है। तब तक कंटिन्यू कर सकती है फीमेल जब तक वो आपका कंसीव नहीं करना चाहती, जब तक कंसेप्शन नहीं चाहती फीमेल, तब तक ये वाला जो है पिल्स वाला जो है वो कंटिन्यू कर सकती है, ठीक है। ये कहते हैं दिस एग्जिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ द सर्विकल म्यूकस टू प्रिवेंट एंड रिटार्ड द एंट्री ऑफ द स्पर्म, ठीक है। तो क्या करता है, आपका इनहिबिट करता है ओव्यूलेशन को और इम्प्लांटेशन को, और आपका जो सर्विकल म्यूकस है उसकी जो हमारी क्वालिटी होती है उसको भी चेंज कर देता है, और आपका स्पर्म की एंट्री को रिटार्ड करता है। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विथ लेस साइड इफेक्ट एंड वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल, ठीक है। तो पिल्स का में बहुत ही कम साइड इफेक्ट होते हैं और आपका जो फीमेल्स होती हैं वो इसको बहुत ज़्यादा प्रीफर करती हैं। सहेली द न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल कंटेन नॉन स्टेरॉइड प्रिपरेशंस। इट इज़ वंस अ वीक पिल विथ वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स इन हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू, ठीक है। तो नया जो हमारा सहेली आया है वो एक नॉन स्टेरॉइड हमारा पिल होता है, ठीक है। नॉन स्टेरॉइड पिल होता है वो, जो कि आपका सिर्फ वीक में एक बार लेना होता है, और इसके जो साइड इफेक्ट है वो भी क्या है, बहुत कम है, और इसके हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू होती है, ठीक है। और हमें चाहिए क्या, हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू हो और साइड इफेक्ट बहुत कम हो, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, चलिए। प्रोजेस्ट्रोजन अलोन और इन कॉम्बिनेशन विथ एस्ट्रोजन कैन ऑल्सो बी यूज बाय द फीमेल एज इंजेक्शन और इम्प्लांट्स अंडर द स्किन, ठीक है। तो क्या करता है, प्रोजेस्ट्रोजन और या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन को इंजेक्शन के तरह भी लिया जाता है एज अ इम्प्लांट अंडर द स्किन। देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू द पिल्स एंड देयर इफेक्टिव पीरियड आर मच लॉन्गर, ठीक है। तो जैसे हमारा पिल्स काम करती हैं बिल्कुल वैसे ही ये भी करते हैं, बस इनका जो हमारा टाइम पीरियड रहता है वो थोड़ा सा बड़ा रहता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और IUD within the 72 hours of the coitus have been found to very effective as emergency contraceptive, as there could be used to avoid possible pregnancy due to rape और casual unprotected intercourse, ठीक है। तो बोल रहा है कि प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन या फिर IUDs अगर हम 72 आवर्स के अंदर ले लेते हैं आफ्टर द कॉइटस, तो ये कर सकता है एक हमारा एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के जैसे एक्ट कर सकता है इन द केस ऑफ कि अगर प्रेगनेंसी अवॉइड करनी है, इन द केस ऑफ रेप और अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स अगर हो गया है, तो 72 आवर्स के अंदर अगर किसी ने प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन प्रोजेस्ट्रोजन या फिर IUDs का यूज़ कर लिया है अंडर 72 आवर्स, तो इट कैन एक्ट एज एन एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। अब लास्ट हमारा बचा आपका सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड आर कॉल्ड एज स्टेरिलाइजेशन, ठीक है, आर जनरली एडवाइस फॉर द मेल एंड द फीमेल पार्टनर आर टर्मिनेटिंग मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी, ठीक है। अब क्या चाहते हैं कि आप वो चाहते ही नहीं कि लाइफ टाइम वो क्या करें, आप कंसीव करें, ठीक है। तो फिर ये क्या रहता है, आपका टर्मिनेटिंग मेथड रहता है, लास्ट मतलब अगर नहीं चाहते हैं आप तो फिर वो कर सकते हैं। सर्जिकल इंटरवेंशन block gamete transport and thereby prevent conception. Sterilization produced in the male is called as vasectomy. जो हम करते हैं ना सर्जिकल मेथड मेल्स के लिए, उसे आप बोलते हैं वासेक्टोमी, और फीमेल्स के लिए जब करते हैं तो उसे बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। मेल का जो होता है वो वास डिफरेंस में होता है, इसलिए उसे वासेक्टोमी बोलते हैं, और फीमेल का जो होता है वो फेलोपियन ट्यूब में होता है, इसलिए हम उसको आपका ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, ठीक है। इन वासेक्टोमी अ स्मॉल पोर्शन ऑफ वास डिफरेंस, ठीक है। तो वास डिफरेंस का क्या करते जाता है, एक छोटा सा पोर्शन हम काटते हैं, इज रिमूव्ड एंड टाइड अप थ्रू द स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रोटम, वेयर इन ट्यूबेक्टोमी अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड थ्रू अ स्मॉल इंसिजन इन द एब्डोमेन थ्रू द वेजाइना, ठीक है। तो मेल में जो हमारी वासेक्टोमी होती है वो स्क्रोटम में इंसिजन के थ्रू होती है, और फीमेल्स में वेजाइना के थ्रू इंसिजन होता है, फिर जाके हमारी ट्यूबेक्टोमी होती है, ठीक है। दीज टेक्निक आर हाईली इफेक्टिव बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज़ वेरी पुअर, ठीक है। ये टेक्निक जो होती हैं ये बहुत ही आपकी इफेक्टिव होती हैं, लेकिन इनकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर होती है कि बाद में अगर कोई चाहे कि हमें अब कंसीव करना है तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता इस केस में, ठीक है। तो अब हमारा लास्ट पैराग्राफ बचा है, इसके बाद जो हमारे आगे के डायग्राम्स हैं हम उसको देख लेते हैं, और फिर हमारा जो 3.3 मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है हम इसको पार्ट 2 में कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद पार्ट 2 में हम जो इसके आगे के 3.3, 3.4 और 3.5 है उसे पूरा का पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है। तो पहले लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, लास्ट पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, क्या है आज का। इट नीड टू बी एम्फेसाइज दैट द सिलेक्शन ऑफ सुटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एंड इट
its use should always be undertaken in consultation with the qualified medical professional. ठीक है, तो कौन सा आपको कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करना चाहिए, तो हमें ये प्रॉपर क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल से पूछ के ही यूज़ करना चाहिए. ठीक है. One must also remember that contraceptives are not regular requirements for the maintenance of the reproductive health. In fact, they are practiced again on nature reproductive events, that is conception और pregnancy. ठीक है, तो ये हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं, ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर द फॉर मेंटेनिंग अवर रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ये तो क्या है, अगेंस्ट नेचर है कि हम रोक रहे हैं, जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको हम रोक रहे हैं. ठीक है, रिप्रोडक्टिव अगेंस्ट द नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट है, दैट इज द कॉन्सेप्शन और प्रेगनेंसी. ठीक है. वन इज फोर्स टू यूज दिस मेथड ईदर टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी और टू डिले और स्पेस प्रेगनेंसी ड्यू टू पर्सनल रीजंस. नो डाउट widespread use of this method have a significant role in checking uncontrolled growth of the population. However, there is possible ill effects like nausea. मे भी आपका ऐसा हो सकता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करके आपको nausea, abdominal pain, ब्रेक थ्रो ब्लीडिंग, irregular menstrual cycle और even breast cancer के भी चांसेस हैं. दो नॉट वेरी सिग्निफिकेंट बट शुड नॉट बी टोटली इग्नोर. ठीक है, तो ये हमारे क्या हो सकते हैं, कुछ आपको सिम्टम्स आ सकते हैं, है ना, कुछ हमारे से इल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव के. तो ऐसा नहीं होता कि हर टाइम इनकी वजह से ही हो रहा है, तो लेकिन हम इनको टोटली इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं. ठीक है. अब देखो ये वाला जो हमारा सबसे पहला स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लेते हैं. तो सबसे पहला हमारा ये वाला डायग्राम है, ये हमारा दे रखा है आपका मेल कॉन्डम. ठीक है, दिस इज द कॉन्डम फॉर द मेल एंड दिस इज द कॉन्डम फॉर द फीमेल. ठीक है. नेक्स्ट हमारा दे रखा है आपका कॉपर टी, दैट इज योर CUT. ठीक है, दैट इज योर विच वन IUD, कॉपर रिलीजिंग IUD. ठीक है. उसके बाद ये हमारे क्या हैं, इम्प्लांट्स हैं, जो बिल्कुल आपका पिल्स के जैसे एक्ट करते हैं, बट इनका जो वाइबल पीरियड होता है वो थोड़ा लंबा होता है. ठीक है. उसके बाद ये हमारा है वासेक्टॉमी और ये है हमारा ट्यूबेक्टॉमी. वासेक्टॉमी जो होती है वो मेल में होती है, जिसमें हम वास डिफेंस में कट करके उसको इंसिजन के थ्रू जोड़ देते हैं, और जो ट्यूबेक्टॉमी होती है वो हमारा फीमेल में होती है, किसमें, फेलोपियन ट्यूब में, और उसको भी हम फेलोपियन ट्यूब को भी कट करके फिर जोड़ देते हैं. ठीक है. तो हमारे जो ये टॉपिक थे 3.1 और 3.2 ये पूरा NCERT लाइन बाय लाइन कवर हो गया है. 3.2 कंप्लीट कर लिया है. इस पार्ट पे हम अपना टॉपिक 3.3, 3.4 और 3.5 को कंप्लीट करेंगे, और इसके बाद ये हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. तो टॉपिक 3.3 जो हमारा है वो है आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP. इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड एज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और इंड्यूस एबॉर्शन. ठीक है. जब इंटेंशनली आपकी जो प्रेगनेंसी होती है वो फुल टर्म उसका आने से पहले ही वो टर्मिनेट हो जाती है, उसको हम बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और इंड्यूस्ड एबॉर्शन. नियरली 45 to 50 बिलियंस ऑफ MTPs आर परफॉर्म्ड इन अ ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो ये डेटा हमें याद रखना है कि कितनी आपकी जो MTPs होती हैं वो परफॉर्म होती हैं. 45 to 50 मिलियन MTP जो होती हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड परफॉर्म की जाती हैं, which accounts to 1/5 of the total number of the conceived pregnancy in a year. जो कि आपका क्या है, 1/5 टोटल, जो भी आपका टोटल नंबर ऑफ द कंसीव्ड प्रेगनेंसीज होती हैं उसका 1/5 है. ठीक है. Whether to accept legalized MTP or not is begin to debated upon in many countries due to emotional, ethical, religious and social issues involved in it. Government of India legalized MTP in 1971 with some strict condition to avoid its misuse. ठीक है. तो हमारी जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसने आपका लीगलाइज कर दिया है MTP को इन ईयर 1971. ठीक है. और हमारे यहाँ पर कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस भी अप्लाई करी हमारी जो इंडिया की गवर्नमेंट है, ताकि MTP का आपका मिसयूज़ ना हो पाए. ठीक है. सच रिस्ट्रिक्शन आर all the more important to check indiscrimination and illegal female feticide which are reported to be high in India. ठीक है. तो ये हमारे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो इसीलिए लगाए गए ताकि आपका इनडिस्क्रिमिनेशन ना हो जेंडर के बीच में, है ना, और आपका जो फीमेल फिटिसाइड है वो ना हो. ठीक है. मतलब लोग क्या करते हैं, जो हमारा अभी आपका जो बेबी अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है उसका जेंडर पता लगा करके अगर वो फीमेल होती है तो क्या करवा देते हैं, एबॉर्शन करवा देते हैं. ठीक है. तो इसीलिए हमारी जो गवर्नमेंट है इंडिया की उसने कुछ आपके स्ट्रिक्ट कंडीशंस अप्लाई करी हैं ताकि इसका मिसयूज़ ना हो पाए. ठीक है. वाई MTP? ऑब्वियसली द आंसर इज़ टू गेट रिड ऑफ एन अनवांटेड प्रेगनेंसी ईदर ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स और फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव यूज ड्यूरिंग द कॉइटस और रेप्स. ठीक है. तो क्यों MTP करवाई जाती है, ताकि
कभी कभी क्या होती है, अनवांटेड प्रेगनेंसी को हम अबॉर्ट कर पाएँ, ठीक है। कभी कभी जो प्रेगनेंसी होती है वो अनवांटेड हो जाती है उसके लिए, और कभी कभी जो हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव हमारे जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, आपके फेल हो जाते हैं, ठीक है। और कब जो रेप वाले केसेस होते हैं उसके लिए भी हम क्या करते हैं, MTP वाली जो कंडीशन है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, हम करवाते हैं। तो MTP जो है वो एक एसेंशियल रोल प्ले करता है, ठीक है। MTPs आर ऑल्सो एसेंशियल इन सर्टेन केसेज where continuation of the pregnancy could be harmful or even fatal either to the mother or to the fetus or both, ठीक है। तो MTP जो होती है हम तब भी आपका करवाते हैं जब ऐसा होता है कि अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू ही होते रही तो वो आपका मदर के लिए या फिर जो आपका फीटस है उसके लिए डेंजरस होगी, इसीलिए भी हम कितने बार जो होता है MTPs कराई जाती हैं, ठीक है। MTP आर कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है। तो MTP जो होती है वो आपकी सेफ कब होती है, ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दैट इज अप टू 12 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी, मतलब आपका 3rd मंथ तक जो होती है MTP करवाना सेफ होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन आर मच मोर रिस्कियर। वन disturbing trend observed in the majority of the MTPs are performed illegally by unqualified quacks which are not only unsafe but could be fatal too, ठीक है। तो जो आपका MTP है वो आपका 3 मंथ में करवाई जाए तो सबसे ज़्यादा सेफ रहता है। अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में कराते हैं तो रिस्क थोड़े से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोग जो होते हैं वो हमारे अनक्वालिफाइड जो हमारे लोग होते हैं कुछ, उनसे आपका MTP परफॉर्म करवाते हैं, जो कि सिर्फ आपका अनसेफ नहीं है बल्कि आपका डेथ भी कॉज कर सकता है उस वीमेन की, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा एक क्वालिफाइड डॉक्टर या फिर एक्सपर्ट नर्सेज से ही MTP परफॉर्म करवानी चाहिए। अनदर डेंजरस ट्रेंड इज़ द मिसयूज ऑफ एमनियोसिंथेसिस टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड। तो वही हमने बोला कि आपका क्या करते हैं कि पहले ही जो हमारा बेबी अभी तक आया भी नहीं है उसका सेक्स जो होता है उसको पता करके बाय प्रोसेस दैट इज़ एमनियोसिंथेसिस, है ना, उसके थ्रू अनबॉर्न जो हमारा चाइल्ड है उसका आपका सेक्स पता लगा करके अगर फीमेल होता है तो क्या कर देते हैं, उसका एबॉर्शन करवा दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका बहुत एक मिसयूज़ हो जाता है किसका, एमनियोसिंथेसिस का। Frequently, if the fetus is found to be the female, it is followed by the MTP. This is totally against what is legal, ठीक है। तो ये क्या है आपका बिल्कुल अगेंस्ट है, ये लीगल है ही नहीं, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है, Such practices should be avoided before these are dangerous both for the young mother and the fetus, ठीक है। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हमारे fetus और हमारी जो मदर है दोनों के लिए क्या है, डेंजरस है। Effective counseling on the need to avoid unprotected coitus and the risk factor involved in illegal abortion as well as providing more health care facilities could reverse the mentioned unhealthy trend, ठीक है। तो जो ये MTP होती है ये तभी होती है कि कभी ऐसा है कि अनप्रोटेक्टेड कोइटस हो गया है ना, कभी क्या हुआ अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई रेप वाले केस में, तब जा करके जो MTP होती है वो लीगल होती है कि हाँ ये तो क्या हो गया, गलती से हो गया, ठीक है। लेकिन अगर लोग क्या करते हैं एमनियोसेंटेसिस कर रहे हैं, उसके बाद जो हमारा चाइल्ड है उसका सेक्स पता लगा रहे हैं, अब और फीमेल है तो उसका क्या कर देते हैं MTP एबॉर्शन कराते हैं, तो वहाँ पे वो हो जाती है आपकी इलीगल। अब देखो यहाँ से हमारे जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या आ सकते हैं कि पहले MTP की आपको फुल फॉर्म पूछ सकता है कि क्या होती है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। और MTP होता है क्या है कि इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी बिफोर द फुल टर्म इज कॉल्ड एज MTP और या फिर इंड्यूस्ड एबॉर्शन, ठीक है। आपकी कितनी MTPs परफॉर्म होती हैं पूरे वर्ल्ड में, तो 45 to 50 मिलियन MTP परफॉर्म होती हैं, जो कि आपका 1/5 होता है टोटल प्रेगनेंसीज का, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इंडिया में MTP को कब लीगलाइज किया गया था, इन 1971, ये डेटा भी आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसे पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ MTP एंड व्हाट आर द डीमेरिट्स, ठीक है। तो मेरिट्स क्या क्या है कि अब कभी अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो गया है ना, अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गया, रेप केसेस में क्या हो गया, आप क्या करा सकते हैं MTP, तो यहाँ पर इसका एडवांटेज है। लेकिन लोग क्या करते हैं एमनियोसेंटेसिस के थ्रू जो हमारा चाइल्ड है अनबॉर्न चाइल्ड उसका आपका सेक्स पता लगाते हैं और क्या करा देते हैं, एबॉर्शन करा देते हैं, तो ये उसका क्या रहता है आपका डिसएडवांटेज रहता है इन द केस ऑफ द फीमेल, ठीक है, फीमेल चाइल्ड, तो उसमें क्या करा देते हैं वो लोग एबॉर्शन करवा देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, इलीगल हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्वेश्चन यहाँ पर से आ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे 3.4 जो कि है आपका STIs, ठीक है, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, ओके। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। Sexually transmitted infections, STIs, infection or disease which are transmitted through sexual intercourse are collectively called sexually transmitted infections, ठीक है। तो ऐसे इन्फेक्शंस या फिर ऐसी डिजीजेस जो आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैल सकती हैं उन्हें हम बोल देते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या फिर आप बोल सकते हो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ठीक है। और वेनरियल डिजीजेस भी हम इनको बोलते हैं, दैट इज़ VD, इनकी फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए STI और VD, ठीक है।
और आप इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो इसके 3 नाम यहाँ पर हमें दिए हैं, तो तीनों को मैं हाईलाइट कर देती हूँ, तीनों की डेफिनेशन आप अच्छे से याद कर लीजिए। ओके, अब देखो गोनेरिया, साइफिलिस, जेनेटिकल हर्पीज, क्लैमाइडियासिस, जेनेटिकल वॉर्ड्स, ट्राइकोमोनियासिस, hepatitis B, and of course the most discussed infectious in the recent year HIV lead to the AIDS are some of the common STIs। ठीक है, ये तो हमारे जो गोनेरिया, साइफिलिस, जेनेटिकल हर्पीज, कैलामाइडियासिस, जेनेटिकल वॉर्ड्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, एड्स, ये सारे के सारे हमारे सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग इन्फेक्शंस हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ, देखो ये जो हमारा गोनेरिया होता है ना, ये हमारा बैक्टीरिया से फैलता है। साइफिलिस जो होता है वो भी हमारी बैक्टीरिया से ही फैलता है। ठीक है, जेनेटिकल हर्पीज जो होता है वो आपका वायरस से फैलता है। ठीक है, क्लाइमिडियामेसिस जो होता है वो हमारा बैक्टीरिया से फैलता है। जेनेटिकल वॉर्ड जो होता है वो आपका एक वायरल डिजीज़ होता है जो कि वायरस से फैलेगा। ट्राइकोडर्मोनियासिस जो होता है वो आपका प्रोटोजोन से फैलता है। हेपेटाइटिस बी जो होता है वो हमारा एड्स कॉज करता है, हेपेटाइटिस बी जो होता है वो हमारा वायरस से होता है, और जो हमारा HIV होता है वो हमारा एड्स कॉज करता है। ठीक है, HIV जो होता है वो हमारा कौन है, आपका एड्स कॉजिंग वायरस है। ठीक है, अब देखो ये सारी आपकी क्या हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग इन्फेक्शंस हैं, और इसमें से जो सबसे ज़्यादा डेंजरस है वो क्या होता है, आपका एड्स होता है। ठीक है, वो कौन सा होता है, आपका एड्स होता है। समझ गए आप लोग। अब देखो जो हमारा हेपेटाइटिस बी है, जेनेटिकल हर्पीज़ है और HIV है। ठीक है, इनके अलावा जितने भी हमारे ये डिजीज़ेस हैं ये क्या हैं, आपके क्योरेबल होते हैं। ठीक है, मैंने क्या क्या बताया आपको, हेपेटाइटिस बी, जेनेटिकल हर्पीज और आपका HIV वायरस जो कि आपका एड्स कॉज करता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, आपके नॉन क्योरेबल डिजीजेस होते हैं। ठीक है, और जो हमारे बाकी के हैं वो क्या होते हैं, आपके क्योरेबल होते हैं। ठीक है, ये जो हमारी और जो बाकी के बचे हुए ये सारे क्या हैं, आपके क्योरेबल डिजीजेस हैं। ठीक है, ये सब हम इनको अगर हमारी अर्ली स्टेजेस में अगर हमको इनके बारे में पता चल जाता है तो हम इन्हें क्योर कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है कौन कौन क्योरेबल हैं और कौन कौन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। Among these, HIV infection is most dangerous and is discussed in the chapter number 7। ठीक है, तो HIV जो है वो हमारा सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है और इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर नंबर 7 में। Some of these infection like hepatitis B and HIV can also be transmitted by sharing इंजेक्शन, नीडल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा। तो याद रखना जो आपका हेपेटाइटिस बी होता है और जो HIV होता है ये आपका इंजेक्शन, नीडल्स वगैरह से भी आपका ट्रांसमिट हो सकता है, एक से दूसरे में फैल सकता है। विथ इन्फेक्टेड पर्सन, अगर आपने क्या करा, इन्फेक्टेड पर्सन वाली नीडल यूज़ कर ली तो हेपेटाइटिस बी या फिर जो आपका HIV है वो आपको भी हो सकता है। ठीक है, ट्रांसफ्यूज़न ऑफ ब्लड, अगर इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड हमारी बॉडी में चढ़ा दिया गया तो भी हो सकता है। इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस से भी ये हमारा फैल सकता है। Except hepatitis B, genital herpes and the HIV infection, other disease are completely curable। तो ये आपको इंपॉर्टेंट लाइन मैंने पहले बता दी थी, एक बार फिर से देख लो। ठीक है, तो बोल रहा है कि हेपेटाइटिस बी, जेनेटिकल हर्पीस और HIV के अलावा जितनी भी हमारी डिजीजेज होती हैं वो सारी की सारी आपकी कंप्लीटली क्योरेबल होती हैं, उनको हम क्योर कर सकते हैं। लेकिन हेपेटाइटिस बी, जेनेटिकल हर्पीस और HIV वायरस, HIV इन्फेक्शन को हम कंप्लीटली क्योरेबल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपर्ली तो हम इनको क्योर कर सकते हैं। अदर देन हेपेटाइटिस बी, जेनेटिकल हर्पीज और HIV के अलावा जितनी भी हमारी डिजीज़ होती हैं अगर अर्ली स्टेजेस में हम इनको अगर डिटेक्ट कर लेते हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं तो हम इनको क्योर कर सकते हैं। अर्ली सिम्टम्स ऑफ मोस्ट ऑफ डिजीज आर माइनर एंड इंक्लूड ईचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, swelling etc. in the genital region. Infected female may often be asymptomatic and hence may remain undetected for long. Absence or less significant symptoms in early stages of the infection and the social stigma attached to the STIs deter the infected person to going for timely detection and the proper treatment। तो देखो क्या होता है कि अर्ली स्टेजेस में ये जो हमारी डिजीज़ेस होती हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग डिजीज़ेस होती हैं, इनका पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि इनके जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ही माइनर होते हैं, जैसे कि ईचिंग होना, फ्लूइड डिस्चार्ज होना, स्लाइट पेन, स्वेलिंग वगैरह इन द जेनिटल रीजन, ये सबके इसके सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, और फीमेल्स में तो थोड़ा और ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि फीमेल्स में कोई सिम्टम्स आते ही नहीं है, देयर आर नो सिम्टम्स। ठीक है, और बहुत टाइम तक अनडिटेक्टेड ही रह जाता है हमारा डिजीज़। ठीक है, और क्या होता है कि पहला कि हमें सिम्टम्स नहीं आ रहे होते हैं ना, और दूसरा क्या है कि सोसाइटी क्या बोलेगी अबाउट द STI जो हमारा रहता है ना, सोशल लोगों का रहता है दिमाग की, डोंट नो कि पता नहीं क्या ही उनका सोच रहती है कि STIs के बारे में।
तो इसकी वजह से भी जो लोग होते हैं वो आपका जल्दी से क्या करते हैं, आपका डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं, ठीक है। दिस कुड लीड टू कॉम्प्लिकेशन लेटर विच इंक्लूड पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, abortion, stillbirth, ectopic pregnancy, infertility और even cancer of the reproductive tract, ठीक है। तो pelvic inflammatory disease हो सकती है, abortion हो सकता है, स्टिल बर्थ हो सकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है कि आपका जो है ना एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट कहाँ होने स्टार्ट हो जाता है, फेलोपियन ट्यूब में ही। यूट्रस की जगह अगर कहीं और डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है तो हम उसे बोल देते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। और फिर उसको क्या करना पड़ता है, अबॉर्शन करवाना पड़ता है, अबॉर्ट करवाना पड़ता है क्योंकि वो सेफ नहीं होती है। इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये सारी हमारी डिजीजेस हो सकती हैं। STI आर द मेजर थ्रेट ऑफ हेल्थी सोसाइटी, देयरफॉर प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन and cure of disease are given prime consideration under the reproductive health care program, ठीक है। तो इनका डिटेक्शन अर्ली स्टेजेस में और इनको क्योर कैसे करना है ये हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम में बताया जाता है। दो ऑल द पर्सन आर वनरेबल टू दिस टाइप ऑफ इन्फेक्शन, देयर इंसिडेंट आर रिपोर्टेड टू बी वेरी हाई अमंग द पीपल इन द एज ग्रुप 15 to 24 ऑफ ईयर, ठीक है। वैसे तो ये किसी भी एज के पीपल को हो सकती है लेकिन 15 to 24 ईयर्स के लोगों में ये ज़्यादा देखी गई है, दैट इज़ द यंगस्टर्स में, ठीक है। द एज ग्रुप विच यू ऑल्सो बिलोंग, ठीक है। देयर इज़ नो रीज़न टू पैनिक बिकॉज प्रिवेंशन इज़ पॉसिबल, वन कुड बी फ्री ऑफ दिस इन्फेक्शन बाय फॉलोइंग द सिंपल प्रिंसिपल गिवन बिलो, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, सेफ रह सकते हैं इस टाइप के इन्फेक्शन से जब अगर हम इन सब चीज़ों को जो नीचे दे रखे हैं इनको फॉलो करते हैं। तो देखो क्या क्या दिया है अब आपको। फर्स्ट देखो, अवॉइड सेक्स विद द अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर, ठीक है। तो अननोन पर्सन से या फिर मल्टीपल पार्टनर अवॉइड करने हैं फॉर द सेक्स। ऑलवेज ट्राई टू यूज़ कॉन्डम ड्यूरिंग द क्वाइटस। इन केस ऑफ डाउट वन शुड गो टू द क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोज विद द इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये स्टेप्स हम फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है आपका इनफर्टिलिटी, दैट इज 3.5 इनफर्टिलिटी, ठीक है। Our discussion on the reproductive health is incomplete without a mention of infertility, ठीक है। तो सब कुछ हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ा लेकिन जब तक हम इनफर्टिलिटी के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो हमारा डिस्कशन जो है वो क्या रहेगा, अधूरा रहेगा। A large number of the couple all over the world include India are infertile, ठीक है। तो पूरा वर्ल्ड और हमारा इंडिया मिला करके ऐसे बहुत से कपल्स हैं जो क्या यहाँ पे इनफर्टाइल हैं, ठीक है। दैट इज दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चाइल्ड इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल कोहैबिटेशन, ठीक है। तो क्या होता है कि वो क्या कर पाते हैं, आपका अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद भी प्रोजेनी नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं, प्रेगनेंसी जो होती है वो फीमेल में नहीं आ पाती है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं कि अगर कोई कपल ऐसा है ना, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करना उसने करा है फॉर द 2 years, है ना, और तब भी आपका जो प्रेगनेंसी है वो नहीं हो पा रही है ना, देयर इज़ नो प्रेगनेंसी, या फिर आपका जो चिल्ड्रन है वो नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम क्या बोल देते हैं कि वो जो कपल है वो कैसा है, आपका इनफर्टाइल है, ठीक है। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स फॉर मोर देन 2 years एंड द रिजल्ट इज़ नो प्रेगनेंसी, उसको हम बोल देते हैं इनफर्टिलिटी। आगे देखो, द रीज़न फॉर दिस कुड बी मैनी फिजिकल कंजेनाइटल डिजीजेस, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल एंड इवन फिजियोलॉजिकल, ठीक है। तो इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, फिजिकल, कंजेनाइटल, कुछ आपकी डिजीजेस हो सकती हैं, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल और इवन साइकोलॉजिकल हमारे कुछ ऐसे हो सकते हैं कि जिससे आपका कंसीविंग नहीं हो पा रही है ना। इन इंडिया ऑफन द फीमेल इज़ ब्लेम्ड फॉर द कपल बीइंग चाइल्डलेस, बट मोर ऑफन देन नॉट द प्रॉब्लम लाइज इन द मेल पार्टनर, ठीक है। तो इंडिया में क्या किया जाता है कि फीमेल को ब्लेम किया जाता है कि चाइल्ड नहीं हो पाते हैं, तो है ना, चाइल्डलेसनेस के लिए फीमेल को ब्लेम किया जाता है, लेकिन जो ज़्यादातर देखा गया प्रॉब्लम होती है मेल में, ठीक है। फीमेल को ब्लेम करने की जगह मेल को ब्लेम करना चाहिए अगर करना ही है तो, ठीक है। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स, इनफर्टाइल क्लिनिक्स एक्सेट्रा कुड हेल्प इन डायग्नोसिस एंड करेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ सम ऑफ दिस डिसऑर्डर एंड इनेबल दिस कपल टू हैव चाइल्ड, ठीक है। तो हमारे क्या होते हैं, आपके कुछ हमारे क्लिनिक्स वगैरह होते हैं जो आपका इनफर्टिलिटी से डील करते हैं, तो वहाँ अगर हम दिखाएं, डायग्नोस करवाएं, तो वो हमें क्या बता सकते हैं, एक करेक्ट ट्रीटमेंट बता सकते हैं और क्या प्रॉब्लम हो रही है, कपल जो है कंसीव नहीं कर पा रहा, तो ये सब कुछ आप क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं बाय सम जो हमारे इनफर्टाइल क्लिनिक्स हैं जो आपका डायग्नोस करने में मदद करते हैं उनकी मदद से, ठीक है। हाउएवर वेयर सच करेक्शंस आर नॉट पॉसिबल, द कपल कुड बी assisted to have the child through certain special techniques commonly known as assisted reproductive technologies
ART, ठीक है। तो देखो अगर वैसे डायग्नोस करने के बाद भी मेडिसिन ले रहे हैं, कुछ दिया डॉक्टर ने, लेकिन उसके बाद भी जो कपल है वो तब भी कंसीव नहीं कर पा रहा, तो वो क्या कर सकते हैं, आपका हमारा ART की मदद ले सकते हैं, दैट इज़ और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ की मदद लेकर के अपना जो चाइल्ड है उसका बॉर्न करवा सकते हैं, ठीक है। बच्चा जो है वो हमारा कंसीव कर सकती है कोई एक फीमेल, ठीक है। उसके बाद क्या देखो, हमारी जो ART है वो बहुत सारी हो सकती हैं। आप देखो क्या क्या है, आगे देखते हैं, चलिए। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट इन द बॉडी, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा IVF है, जिसको हम बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, आपका आउटसाइड द बॉडी होता है, ठीक है। जैसे बिल्कुल होता आउटसाइड द बॉडी है, लेकिन बिल्कुल वैसी ही कंडीशन होती है जैसे इनसाइड होती है बॉडी में। दैट इज़ फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर, दैट इज़ और ET इज़ वन ऑफ सच मेथड, ठीक है। तो उसके बाद आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या करा सकते हैं, एम्ब्रियो का हम ट्रांसफर करा सकते हैं। इन दिस मेथड पॉपुलरली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, ova from the safe wife or the donor and the sperm from the husband or the donor are collected and are induced to form the zygote under the stimulated condition in the laboratory, ठीक है। तो क्या किया जाता है ना कि आपका ओवा ले जाता है फीमेल से और स्पर्म ले जाता है हमारा मेल से, और फिर क्या करता है, हम इनको आपका लैब में इनका फर्टिलाइजेशन करवाते हैं और क्या फॉर्म कर देते हैं, जाइगोट फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। इनका फर्टिलाइजेशन करवा करके हम क्या कर देते हैं, लेबॉर्ट्री में जाइगोट फॉर्म करके फिर हम क्या कर देते हैं, इसको फीमेल के यूट्रस में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। द जाइगोट और द अर्ली एम्ब्रियो विथ अप टू 8 ब्लास्टोमियर। अब अगर आपका जो जाइगोट है ना, वो आपका क्या है, अर्ली स्टेजेस में है, मतलब 8 ब्लास्टोमियर स्टेजेस में है, कुड देन बी ट्रांसफर इनटू द फेलोपियन ट्यूब। अगर तो फिर आप क्या करोगे, अगर 8 ब्लास्टोमियर स्टेज में है तो आप उसकी फीमेल की फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करवा दोगे, और अगर फेलोपियन ट्यूब में अगर आप उसे ट्रांसफर करवाते हो तो उसे हम बोलते हैं जिफ्ट, दैट इज़ अ जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। एंड एम्ब्रियो विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर इनटू द यूट्रस, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। और अगर आपका जो एम्ब्रियो है उसमें आपके मोर देन 8 ब्लास्टोमियर हैं तो हम उसको कहाँ ट्रांसफ़र करवाते हैं, यूट्रस में ट्रांसफ़र कराते हैं, और इसी को हम बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र, ठीक है। टू कंप्लीट इट फर्दर डेवलपमेंट, एम्ब्रियो फॉर्म्ड in vivo fertilization, fusion of gamete within the female also could be used for such transfer to assist those female who cannot conceive, ठीक है। तो हम क्या करा सकते हैं, जो फीमेल कंसीव नहीं कर पाती है उनमें हम इन विवो फर्टिलाइजेशन भी करवा सकते हैं, और जिससे हमारा आपका जो फीमेल है वो क्या कर पाएगी, कंसीव कर पाएगी, ठीक है। जो कंसीव नहीं कर पाती है फीमेल्स उनके लिए, ठीक है। तो पहला हमने देखा आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, आउटसाइड द बॉडी होता है। इन विवो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इनसाइड द बॉडी होता है, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हमने देखा कि हमने 2 टाइप से हम कर सकते हैं, एक है जिफ्ट और एक है आपका IUT, ठीक है। जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर आप तब करवाएंगे जब आपका जो जाइगोट है वो आपका 8 ब्लास्टोमियर से कम वाली स्टेज में प्रेजेंट है। अगर मोर देन 8 ब्लास्टोमियर आपके होंगे तो आप उसको कहाँ ट्रांसफर कराएंगे, यूट्रस में, इसलिए हम उसे बोल देते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आपका, वही सेम टॉपिक है, ART ही है। उसमें हमारी जो नेक्स्ट टेक्निक है वो क्या है आपका, ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब, दैट इज अ गिफ्ट ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, एक हमारा हेल्दी डोनर लेते हैं, है ना, फीमेल वाला ओवा, जो अगर ऐसा कोई फीमेल है जो आपका ओवम ही प्रोड्यूस नहीं कर पाती है ना, तो हम क्या करते हैं कि एक दूसरी वाली वुमन से क्या लेते हैं, ओवम ले लेते हैं, कलेक्ट करते हैं, और फिर जो हमारी जो वुमेन आपका कंसीव नहीं कर पा रही है उसके फेलोपियन ट्यूब में उसका ट्रांसफ़र कर देते हैं ओवम का, ठीक है। इसको हम बोलते हैं गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र। बट कैन प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर द फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट इज द अनदर मेथड टू अटेम्प्ट। लेकिन वो आपका इन्वायरमेंट सब प्रोवाइड कर सकती है, बस वो क्या है कि आपका ओवम प्रोड्यूस नहीं करती है। तो ओवम हमने क्या लिया, कोई दूसरी फीमेल है उससे ले लिया, और फिर जो हमारी फीमेल जिसको जो चाहती है कंसीव करना उसके फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया, और बस फिर उसके बाद जो फर्दर डेवलपमेंट होगा वो एम्ब्रियो का, जो हमारी वीमेन ने जो सुटेबल आपका इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकती है वो आपका फर्दर डेवलपमेंट उसी के यूट्रस में होगा, ठीक है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, नेक्स्ट हमारा है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इज द अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लेबॉर्ट्री इन विच द स्पर्म इज इनडायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, हम स्पर्म को इंजेक्ट करवाते हैं किसमें, फीमेल के ओवम में। Infertility cases either due to inability of the male partner to inseminate the female or due to very low sperm count in the ejaculation could be corrected by artificial insemination, that is our AI technique,
In this technique, the semen collected either from the husband or the healthy donor is artificially introduced either into the vagina or into the uterus. इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, देखो क्या होता है, ऐसा होता है ना कितने बार कि आपका जो मेल है ना, उसमें क्या है कि वो आपका इंसेमिनेशन नहीं करवा पाता है, ठीक है, और या तो फिर करवा भी पाता है तो बहुत ही लो स्पर्म काउंट है, ठीक है। इस केसेस में क्या होता है, हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक ऐसी टेक्निक होता है जिसमें सीमेन लिया जाता है फ्रॉम द हस्बैंड या फिर कोई भी आपका जो हेल्दी डोनर है उससे, और इंट्रोड्यूस करवाया जाता है किसमें, फीमेल के वेजाइना में या फिर यूट्रस में। अगर यूट्रस में उसको हम जो हमारा स्पर्म है उसका जो ट्रांसफ़र है डायरेक्टली आपका यूट्रस में करा देते हैं, दैट इज़ द इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, हम उसको बोल देते हैं ऑफ द फीमेल। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, फीमेल जो है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कि जो मेल है वो आपका प्रॉपर स्पर्म इंसेमिनेशन नहीं करवा पा रहा है या फिर प्रॉपर स्पर्म के जो नंबर हैं वो फॉर्म नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। दो ऑप्शंस आर मैनी, ऑल दिस टेक्निक रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन हैंडलिंग ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स एंड एक्सपर्टीज इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। तो ये हमारी जो टेक्निक्स हैं बहुत सारी हैं लेकिन बहुत ही प्रीशियस हैं, है ना, और कॉस्टली हैं, बहुत हमें क्वालिफाइड डॉक्टर्स वगैरह यहाँ पर चाहिए। देयरफॉर दीज फैसिलिटीज़ आर प्रेजेंटली अवेलेबल ओनली इन वेरी फ्यू सेंटर्स ऑफ द कंट्री। ऑब्वियसली देयर बेनिफिट इज़ अफोर्डेबल टू ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ द पीपल, ठीक है। तो ये जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं ये हमारी जो कंट्री है उसकी कुछ ही आपकी सेंटर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। इस ये जो हमारे जो सारी टेक्निक है ना, ART जो हमारी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो ये हमारी क्या है कि कुछ ही हमारे सेंटर्स, हमारे जो इंडिया में कुछ ही सेंटर्स पे, कुछ ही सिटीज़ पे ही हमारी जो टेक्निक्स हैं ये प्रेजेंट हैं, ठीक है। और मतलब सबके लिए अफोर्डेबल भी नहीं है क्योंकि थोड़ी कॉस्टली भी है। इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल फैक्ट्स are also deterrent in adoption of this method since the ultimate aim of this procedure is to have the child। तो ultimate aim क्या है कि child हो, ठीक है। In India we have so many orphanage and destitute children who would probably not survive till maturity unless taken care of so, ठीक है। तो लेकिन हमारे इंडिया में क्या है, बहुत सारे ऑर्फनेज हैं, है ना, और क्या है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि अगर उनकी हमने केयर नहीं करी तो क्या होंगे, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, उनको हम गोद ले सकते हैं, ठीक है। ऑर्फनेज मतलब क्या, अनाथ आश्रम, तो हम वहाँ से क्या कर सकते हैं, उनको गोद ले सकते हैं और क्या कर सकते हैं, उनको पाल सकते हैं, उनकी टेक केयर कर सकते हैं, है ना, उनका प्रॉपर सर्वाइवल हम करवा सकते हैं, ठीक है। तो अडॉप्ट कर सकते हो आप किसी भी एक चाइल्ड को, कहाँ से, ऑर्फनेज से, अगर आपका एम क्या है कि आप क्या हो, चाइल्डलेस ना हो, ठीक है। आवर लॉज परमिट लीगल अडॉप्शन एंड इट इज एज येट वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर द कपल लुकिंग फॉर द पेरेंटहुड, ठीक है। और हमारा जो लॉ है इंडिया का वो भी क्या करता है, हमें परमिट करता है कि हम लीगली अडॉप्ट कर सकते हैं किसी भी चाइल्ड को, और ये एक बेस्ट मेथड रहेगा अगर कोई क्या चाहता है, दे आर लुकिंग फॉर द पेरेंटहुड, अगर कोई इफ दे वांट टू बी मदर एंड फादर, सो इट विल बी द बेस्ट ऑप्शन, क्या रहेगा कि अडॉप्शन कर लो किसी चाइल्ड का फ्रॉम द ऑर्फनेज और एनी अदर, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, बेस्ट ऑप्शन रहेगा इफ़ द कपल्स आर लुकिंग फॉर द पेरेंटहुड। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसकी समरी को आप अच्छे से एक बार पढ़ लेना, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस लेके आऊँ टॉपिक वाइज तो प्लीज़ कमेंट कर देना, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि मैं NCERT क्वेश्चन सीरीज़ लेके आऊँ कि जिसमें हम जो हमारे NCERT के बैक में जो क्वेश्चन दिए हैं उससे डील करें, तो आप वो भी कमेंट कर देना, ठीक है। मैं सारे 1 बाय 1 हर एक चैप्टर के NCERT के क्वेश्चंस भी वीडियो के थ्रू आपको समझा दूँगी, ठीक है। और मैं तो ये बोलूँगी कि चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जो हमारे NCERT में पीछे एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हैं उनको आप एक बार पक्का पढ़िए, ठीक है। उसमें से बहुत क्वेश्चन ऐसा होता है जो डायरेक्टली हमारे एग्जाम्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। और कमेंट कर दीजिए कि अब आपको नेक्स्ट यूनिट कौन सी चाहिए, ठीक है। तो हमने अपनी जो हमारी यूनिट 1 थी वो हमारी पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई है। अब आपको जो यूनिट 2 है वो कौन सी पढ़नी है तो मुझे प्लीज़ आप कमेंट में बता दीजिए, तो मैं वही स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन वाला यूनिट हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तीनों ही चैप्टर हमारी जो यूनिट थी हमारी जो क्लास 12 की है ना, उसमें हमने सारे के सारे कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। पूरा NCERT करा है, डिटेल में करा है। अगर आपको कोई भी चैप्टर देखना है तो यू कैन चेक द प्लेलिस्ट, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।